हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, रिसेंटली एक अमेरिकन डेलीगेशन ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विजिट किया है, जहां पे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल सिचुएटेड है। अमेरिका चाहता है कि तिब्बत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में जो डायलॉग्स स्टॉल्ड हैं सिंस 2010, ये डायलॉग्स रिज्यूम हो जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है तिब्बत को लेकर के, क्या रिएक्शन है चाइना का, और अमेरिका का क्या स्टैंड है इस पूरे रीजन को लेकर के, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को लेकर के अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है, क्यों अमेरिका चाहता है कि ये डायलॉग्स वापस से रीसरफेस हो और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बतन रेफ्यूजीज के बीच में, दलाई लामा के बीच में वापस से बातचीत जो है वो रीसरफेस हो जाए। तो क्या है पूरा मैटर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लुक एट दिस वन। इट्स टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेम इट्स वॉइस ऑन तिब्बत, राइट? सो आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ दिस विजिट। आफ्टर ऑल अमेरिकन डेलीगेशन के विजिट का मेन पर्पस क्या है? So look at this one, purpose of the US delegation's visit. So the American lawmakers visit to India was part of the broader effort to support the Tibetan rights. तो सबसे पहला मेन मोटिव क्या है? तिब्बतन राइट्स को प्रमोट करना, उसको एनकरेज करना। They met the Dalai Lama. Who is Dalai Lama? Dalai Lama is the supreme religious leader of Tibet. Right? So तिब्बत के लोगों के लिए Dalai Lama is a god on the earth, whereas for China Dalai Lama is कंसीडर्ड एज एन एनिमी, या फिर दलाई लामा को वो एक एज एन सेपरेटिस्ट लीडर कंसीडर करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? सो तेंजिन ग्यात्सो से भी वो मिले हैं। वेयर? इन धर्मशाला। धर्मशाला इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहां पे आपको मिलेगा तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सो इट इज अ बिग मोनेस्ट्री जहां से सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीटीए गवर्न करता है, सीटीए रूल करता है। द विजिट अलाइंस विद द वॉशिंगटन्स लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर द तिब्बतन्स and their cultural and religious practices which have faced repression from China in the past. तो यहाँ पे अमेरिका की पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पास किया है। व्हाट्स द नेम ऑफ द एक्ट? द नेम ऑफ द एक्ट इज द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। ये अमेरिकन पार्लियामेंट का तीसरा लॉ है तिब्बतन रेफ्यूजीज को लेकर के, तिब्बतन लोगों को लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के, उनके कल्चरल और उनकी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को लेकर के। अमेरिका चाहता है कि इस एक्ट के थ्रू वो तिब्बत के लोगों के कल्चरल डाइवर्सिटी और उनके डिस्टिंक्ट कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करे और उनको चाइनीज रेप्रेशन से प्रोटेक्ट करे। तो द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को हाल ही में अमेरिकन पार्लियामेंट ने पास किया है। सो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रिसेंटली पास द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट विच एम्स टू प्रेशर चाइना इनटू रिज्यूमिंग द डायलॉग विद तिब्बतन लीडर्स। देखिए, अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बत के बीच में जो डायलॉग्स हैं जो 2010 से स्टॉल्ड हैं, ये डायलॉग्स वापस से रिज्यूम हो जाएं। और यहाँ पे जो तिब्बत के लोगों के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, तिब्बत के लोगों के हिस्टोरिकल पास्ट, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को लेकर के जो कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाया गया है, जो कुछ भी डिस्टॉर्शंस यहाँ पे हुए हैं, उन डिस्टॉर्शंस को यहाँ पे अटैक करना और तिब्बत के लोगों के राइट्स, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर और उनके डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को प्रमोट करना, उनके ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये मेन मोटिव है यहाँ पे द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का। और इस रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के पास होने के ठीक बाद अमेरिकन डेलीगेशंस ने इस विजिट को एग्जीक्यूट किया है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों। सो लुक एट दिस वन। इससे पहले कि हम और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, आपको नॉलेज होना जरूरी है कि तिब्बत कहाँ पे है। सो लुक एट दिस मैप। तिब्बत बेसिकली एक लैंडलॉक एरिया है विच इज नोन एज द वर्ल्ड्स रूफटॉप, राइट? सो दिस इज तिब्बत विच इज बेसिकली अ लैंडलॉक एरिया। यहाँ आप देख सकते हैं तिब्बत का कैपिटल है लहासा, राइट? अब यहाँ देखिए तिब्बत फॉर्म्स इट्स बॉर्डर विद इंडिया, देन विद नेपाल, राइट? सो इंडिया इज देयर, then Nepal is there, Bhutan is there, clear? So here you can see the geographical features regarding Tibet, right? So it is a landlocked region which forms its border with India, with Nepal, with Bhutan, and Tibet is known as the autonomous region, the Tibet autonomous region of China, right? So it is known as what? It is known as the Tibet autonomous region of China, and it forms its border with Nepal, with India, and with Bhutan. आगे move करेंगे। So ये ऑफिशियल नेम है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन विद द कैपिटल लहासा। एरिया इज समवेयर अराउंड 12,28,400 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें सो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पॉपुलेशन है। मेजर लैंग्वेजेस की बात करें सो तिब्बतन एंड मैंडरिन, राइट?
ज़्यादातर लोग तिब्बत में बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, सो बुद्धिज़्म इज़ अ प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन तिब्बत। आगे मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जब भी हम किसी रीजन के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द जोग्राफिकल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। सो अब यहाँ जिक्र हो रहा है तिब्बत का, सो आपको नॉलेज होना जरूरी है तिब्बत के बारे में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। सो तिब्बत, द रिमोट एंड नेमली द बुद्धिस्ट टेरिटरी विच इज नोन एज द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज गवर्नड एज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। देखिए तिब्बत चाइना के अंदर जो है ऑटोनॉमस रीजन का कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन का कॉन्सेप्ट है। जैसे हांगकांग, अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है, वहीं अगर हम तिब्बत की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। जैसे जिनजियांग प्रोविंस है, सो जिनजियांग भी वन ऑफ द ऑटोनॉमस रीजन्स है चाइना का, राइट। अब अगर हिस्टोरिकल बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, सो तिब्बत वाज मच लार्जर देन द ऑटोनॉमस रीजन बीइंग मेड अप ऑफ 3 मेजर एरियाज। तो तिब्बत को हम 3 मेजर पार्ट्स में, 3 मेजर एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द यूत्सांग, then Amdo and then Kham. While most of the Yutzang is in China's Tibet Autonomous Region, the other two lie outside it. तो हिस्टोरिकली जो तिब्बत का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड था, काफ़ी ज़्यादा लार्जर था, अब ये काफ़ी मिनिमाइज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। उसमें से जो प्रेजेंट वाला एरिया है वो यूत्सांग वाला एरिया है, बाकी जो एमडो और खाम वाला ये जो एरिया देख रहे हैं ये इस समय तिब्बत में शामिल नहीं है। Next one, Tibet's history includes the periods when it was an independent entity and other times when it was ruled by powerful Chinese and Mongolian dynasties. So Tibet used to be an independent region, right? लेकिन 1950s के डेकेड में चाइना ने अपने रिप्रेशन के थ्रू, अपने फोर्स के थ्रू इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है और सिंस देन यहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। नेक्स्ट वन, सो बीजिंग क्लेम्स अ सेंचुरीज ओल्ड सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। बीजिंग क्लेम करता है तिब्बत के ऊपर अपनी सोवरेनिटी को। हाउएवर दिस चाइनीज व्यू ऑफ इंपीरियल रूल ओवर तिब्बत स्पैनिंग मेनी सेंचुरीज इज डिस्प्यूटेड बाय एक्साइल्ड तिब्बतन कम्युनिटीज एंड राइट्स ग्रुप्स। सो एक तरफ तिब्बत के जो एबोरिजिनल्स हैं, जो तिब्बत के जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके अकॉर्डिंगली तिब्बत यूज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट रीजन, और चाइना का जो कंट्रोल और चाइना का जो क्लेम है कि चाइना एंजॉयज इट्स sovereignty over this area, this claim is actually disputed, right? Next one, the allegiance of many Tibetan lie with the exiled spiritual leader Dalai Lama. Dalai Lama is a title, not a name. Always याद रखिए, present में जो दलाई लामा है he is Tenzin Gyatso, and Tenzin Gyatso उनका नाम है, Dalai Lama is the title, and Dalai Lama is the supreme religious leader of Tibet, right? तो यहाँ देखिए ध्यान से, the Dalai Lama who is seen by his followers as a living god on the earth but by Beijing as a separatist threat. सो बीजिंग दलाई लामा को एज अ थ्रेट कंसीडर करता है। बीजिंग का मानना है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं और वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एनकरेज कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं। इन 1950 चाइना सेंट इन 1000 ऑफ ट्रुप्स टू एनफोर्स इट्स क्लेम ऑन तिब्बत। देखिए 1940s और 1950s के 2 डेकेड चाइना की हिस्ट्री में और तिब्बत की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसका सेटअप होता है अप्रैल 1949 में। 1949 में इनफैक्ट इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो भारत चाइना को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद 1954 की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील पैक्ट, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये साइन होते हैं। इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कंसोलिडेट होते हैं। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज पहली अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में हुई थी वहां पे भी पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद फिर एक यू टर्न आता है रिलेशनशिप में और फाइनली व्हाट हैपन में 1958-59 में चाइना जो है वो अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय करता है तिब्बत रीजन में, तिब्बत को कंट्रोल करने के लिए। और 1959 में दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया और दलाई लामा को यहाँ पे शेल्टर मिलता है इंडिया में और दलाई लामा धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से शुरुआत करते हैं तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, वो उसको सेटअप करते हैं, राइट। और ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है इंडिया और चाइना के बीच में एंड देन अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1962, राइट। सो 1959 में कि मेजर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए 1954 में इंडिया रिकॉग्नाइज तिब्बत एज अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ चाइना।
लुक एट द पंचशील पैक्ट। ये पंचशील पैक्ट मतलब इसको इंडिया ने पंचशील नाम दिया है, वहीं चाइना की तरफ से बात करें सो इट इज नोन एज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सो लुक एट दिस वन, पंचशील कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, देन द म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, right? So mutual non-interference, then we have mutual benefit, and finally the peaceful coexistence. तो ये पंचशील पैक्ट जो है कब साइन हुआ था? It was signed in 1954, and as per this पंचशील पैक्ट, India recognized Tibet as a legitimate part of the People's Republic of चाइना, राइट? ये पॉलिसी 2010 तक के यूं ही कंटिन्यू रहती है। इंडिया यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन 2010 के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं इंडिया की पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत। आगे मूव करेंगे दोस्तों। So look at this one, the Tibet Autonomous Region. India has recognized Tibet Autonomous Region as a part of China in 1954, but has stopped emphasizing the One China policy post 2010 due to China's actions in Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. आपने नोटिस किया होगा कि चाइना क्या करता है? चाइना जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीज़ा प्रोवाइड करता है। मतलब जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को चाइना लेजिटिमेट पार्ट नहीं मानता है इंडिया का, और इस तरह के प्रोवोकेटिव एक्शंस को करते रहता है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी पॉलिसी को स्लाइटली चेंज किया पोस्ट 2010, और उसके बाद से इंडिया ने वन पॉलिसी जो है उसका जिक्र करना बंद कर दिया है, राइट? सो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एग्जाइल गवर्नमेंट, इंडिया डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो देखिए, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो इंडिया मेंटेन्स अ डिस्टेंस, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ये बात अलग है कि इंडिया ने उनको शेल्टर दिया हुआ है ताकि वो अपने राइट्स को, अपने वॉइस ऑफ डिसेंट को यहाँ पे बनाए रख सकें। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वन। सो दिस वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 1959 में कैसे दलाई लामा जो है वो इंडिया पहुंचते हैं। और ये बात याद रखिए कि देखिए, जब हम बात करते हैं तिब्बतन रेफ्यूजीज़ की या फिर और किसी रेफ्यूजी की बात करें, चाहे हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ की बात करें या फिर हम तमिल रेफ्यूजीज़ की बात करें, सो ऑलवेज रिमेंबर इंडिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज़। तो याद रखिए, 1951 के यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन को इंडिया ने न साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है, राइट? तो चाहे बात करें हम यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन की या फिर इसके प्रोटोकॉल की, 1967 के इसके प्रोटोकॉल की, सो इंडिया नीदर साइंड दिस कन्वेंशन नॉर साइंड दिस प्रोटोकॉल, राइट? सो इंडिया की कोई ऑफिशियल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, बट यस वी हैव अ लाइक एज पर द हिंदुइज्म, अगर हम अपने वैदिक कल्चर की बात करें, सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम, या फिर द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, right? So as per this concept we have provided shelter to Dalai Lama and the Tibetan refugees. देखिए, जब हम बात करते हैं तिब्बतन रेफ्यूजीज़ की, तो आफ्टर ऑल अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से अगर लेट्स सपोज कि आपको अगर बाहर ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, राइट? आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे किस तरह से इंडिया ने इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया हुआ है, आपको ब्रीफली नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप एक तिब्बतन रेफ्यूजी हैं और अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्लस अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं, इन दैट केस एज पर द फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1946 आपके पास में होना चाहिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड देन सेकेंड वन इज द स्पेशल एंट्री परमिट्स, राइट? सो स्पेशल एंट्री परमिट्स और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स जो हैं ये फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंदर इशू किए जाते हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वन, इन 2016 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स changed the norms, making the registration certificate renewal process online and relaxing the period of renewal to 5 years, राइट? तो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ के लिए इंडिया ने यहाँ पे 2016 में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन बना दिया गया, और अब तिब्बतन रेफ्यूजीज़ अपना जो उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको वो ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यूअल कितने साल में एक बार होगा? 5 साल में एक बार के लिए होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कि अगर एक तिब्बतन रेफ्यूजी को फॉरेन ट्रेवल करना है, अगर वो इंडिया में है, इन दैट केस उसके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दोस्तों? ये दो डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड स्पेशल एंट्री परमिट्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट वन। सो यूएस डेलीगेशन ऑन प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
ये अमेरिका का पहला लॉ नहीं है तिब्बत को लेकर के, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। सो ये पहला लॉ नहीं है, ये थर्ड लॉ है बेसिकली, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका मेन मोटिव क्या है, राइट तो मेन मोटिव क्या है दोस्तों, वापस एक बार क्विकली इसको रिकैप करते हैं। मेन मोटिव है कि यहाँ पे चाइना ने जो डिस्टॉर्शंस किए हैं तिब्बत के लोगों के हिस्टोरिकल तिब्बत के लोगों की हिस्ट्री को लेकर के, उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और लैंग्वेज को लेकर के, उस डिस्टॉर्शन को अटैक करना और तिब्बत के लोगों के का ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में फंडिंग प्रोवाइड करना, राइट तो फंडिंग के थ्रू ये जो हिस्ट्री को रीराइट किया गया है इसको ओके करना, इसको करेक्ट करना, दैट्स द मेन मोटिव। और तिब्बत के लोगों के राइट्स जो हैं उनको रीस्टोर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और साथ ही साथ में तिब्बत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में जो ऑफिशियल डायलॉग्स हैं जो स्टॉल्ड हैं 2010 से, उसको वापस से रिवाइव करना, दैट्स द मेन मोटिव। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, राइट तो ये देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टॉल्ड है सिंस 2010, राइट और यहाँ पे जैसे हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है तिब्बत के लोगों के राइट्स को लेकर के। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एक्शन है दैट इज क्वाइट बैलेंस्ड। इंडिया का वी हैव अ सिंपल कॉन्सेप्ट, हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ह्यूमन राइट्स की भी है। और यहाँ पे इंडिया ने अमेरिकन डेलीगेट्स को, जो अमेरिका का फॉरेन डेलीगेशन है, उसको यहाँ पे जो एक्सेस दिया है धर्मशाला के लिए, ये एक्सेस एक बहुत ही बैलेंस वे में किया गया है, राइट तो इंडिया का जो मेन मोटिव है दैट इज क्वाइट सिंपल। इंडिया का मेन मोटिव क्लियर है कि इंडिया किसी भी तरह से किसी सॉवरेन कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करता है। बट वन थिंग इज प्रीटी क्लियर दोस्तों, जिस तरह से पिछले पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के जो पॉलिसी जो दिखाई है, वो कहीं ना कहीं शो करती है कि चाइना इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, राइट सो देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, टिट फॉर टैट। अगर इसी तरह से स्टेपल वीजा दिए गए जम्मू कश्मीर के लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, इसी तरह से अगर अरुणाचल प्रदेश के मल्टीपल लोकेशंस के नाम को अगर आप बदलते रहे तो फिर जवाबी कार्यवाही बनती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस का जो नाम उन्होंने रीनेम किया था चाइना ने, बदले में इंडिया ने भी चाइना के कुछ पॉकेट्स के नामों को रीनेम किया। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था और बहुत ही एफर्मेटिव एक्शन था कि टिट फॉर टैट अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी बिल्कुल सही और काउंटर एक्शन बिल्कुल वैसा ही ले सकते हैं। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो चैलेंजेस की बात करें एंड वीकनेसेस इन्वॉल्व, तो चैलेंजेस एंड वीकनेसेस में देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन जो है इस मैटर को उठा सकता है इंडिया के अंदर। ऑपोजिशन क्या कह सकता है कि आपने फॉरेन डेलीगेशंस को क्यों जाने दिया है वहाँ पे, और आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर में। तो एक डोमेस्टिक फ्रिक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कहां से, ऑपोजिशन से। अब देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पहले की तरह स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक अलायंस गवर्नमेंट है। ऑपोजिशन इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शंस हो सकते हैं पार्लियामेंट में। सेकंड पॉइंट इज कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन हो सकते हैं, तो एक है इंटरनल फ्रिक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट और कंसर्न रेज किया जा सकता है। चाइना विल बी रेजिंग इट्स फिंगर्स, चाइना विल बी पॉइंटिंग इट्स फिंगर्स कि आपने एक फॉरेन डेलीगेशन को चाइना के इंटरनल इंटरफेरेंस, चाइना के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करने की अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड की। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, एक इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया के बीच में हो सकता है, राइट। और हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं वो शायद थोड़े से बढ़ जाएं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। So the United States Congress on 12th of June passed the promoting a resolution to the Tibet-China Dispute Act, better known as the Resolve Tibet Act। ये मैं आपको briefly इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इससे पहले भी 2 एक्ट्स और आ चुके हैं, तो इसका मोटिव आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का। तो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के पहले भी 2 लॉज और आ चुके हैं तिब्बत को लेकर के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तिब्बत पॉलिसी एक्ट ऑफ 2002 एंड देन द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। तो क्या ये पहला लॉ है तिब्बत को लेकर अमेरिका का? द आंसर इज नो, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ अमेरिका फॉर द तिब्बतन पीपल फॉर देयर राइट्स, राइट।
एंड की प्रोविजंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों। दिस वाज द इंटायर कॉन्सेप्ट गाइस, वी हैव डिस्कस्ड द इंटायर कॉन्सेप्ट, द तिब्बत रिजॉल्व एक्ट ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट एंड द रीसेंट विजिट ऑफ अमेरिकन फॉरेन डेलीगेशन टू धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम वापस मिलेंगे। आप यहाँ पे लीगल डिस्कोर्स और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के सेशंस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।